मत देना। अभी तक we have completed 5.1 and 5.2. 5.1 learning environment something, and 5.2 कुछ बिहेवियर, कॉमन बिहेवियर था, कौन से बच्चों में होता है। लेकिन अब जो आपका 5.3 है, ये है फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। 5.3 है, ये आप देख सकते हैं, आपके लिखा हुआ है उसमें फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। फर्स्टली फंक्शनल देखिए क्या होता है, क्रियात्मक। वह व्यवहार जो एक्शनेबल हो, वह व्यवहार जो एक्शनेबल हो। ऐसा नहीं कि बस हम सिर्फ बैठे हम कोई व्यवहार न करने, इससे मतलब जो एक्शनेबल व्यवहार, बातचीत है किसी से, कुछ भी हो, हर तरीके कोई व्यवहार हो, उन सब व्यवहारों को हमें क्या करना है, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना है। तब तो पता चलेगा ना कि आप राइट हो कि रॉन्ग हो। कोई व्यक्ति व्यवहार करता है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई पर्सन हो, कोई स्टूडेंट हो, एक्सेट्रा, कोई व्यक्ति हो, हम ये नहीं कह सकते कि यू आर रॉन्ग एंड यू आर राइट, बिकॉज आई हैव नो एनी आइडिया कि वो गलत है वो सही है, जब तक हम उसको क्या कर एनालिसिस नहीं करेंगे। सपोज ये मोबाइल है, कोई बोला दिस इज वेरी फाइन मोबाइल, दिस इज वेरी नाइस मोबाइल, या कवर बहुत अच्छा है, कोई बोला, उस व्यक्ति ने बोला, उस व्यक्ति ने बोला बेकार लग रहा है, बोला नहीं बोला, तो भाई इन्होंने क्या देख के बोला, ये समझते, वो देख के वो समझते हैं। लेकिन अगर दोनों की बात रखा जाए, अच्छा है कि बुरा है, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना अच्छा है कि नहीं अच्छा। अब किसी ने इसको देखा, अब एनालिसिस किया, बोला भैया फ्लेक्सिबल है, चाहे जैसे इसको तोड़ो मड़ोड़ो नहीं टूटेगा, देन ये आपको कैमरे को सेफ रखेगा, डस्ट से बचाएगा, बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। इस अगर इस तरह से एनालिसिस करते हैं तो मतलब जो इसका कवर है ये क्या है, परफेक्ट। उसी तरह जो आपका व्यवहार है, बिहेवियर है, वो भी क्या होता है आपका, इस तरीके से हमें एनालिसिस करना पड़ता है। क्रियात्मक व्यवहार का हमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस तरह से व्यक्ति को जो व्यवहार है सही है कि गलत। इसके लिए आपको आवश्यकता किस चीज की है, आपको इसेंशियल शेपिंग कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मैं नहीं कह रहा हूँ, बैकर साहब का 2008 में दिया है कि फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर के उन्होंने कहा कि अगर हम फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर करें तो उसमें हमारा पहला क्या होना चाहिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होना चाहिए। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ गलत कहाँ सही एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब संज्ञानात्मक व्यवहार, क्योंकि देखो संज्ञानात्मक इसमें रखा गया है कि आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा जीन पियाजे को, तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जिस तरह का जो स्कीमा रहता है, स्कीमा रहता है, वह चाहे बोलने की स्टाइल हो, वह चाहे खाने का हो, चाहे चलने का हो, वो किसी तरीके की वो उसी से व्यवहार करता है। तो हमें फर्स्ट आप किसको देखना है, कॉग्निशन। हमें कॉग्निशन देखना पड़ता है व्यक्ति को, आप उसको थेरेपी मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस कराना, अभ्यास कराना, ये तो होता है। जो काम आप कंटिन्यू करो। अभी मान लो अगर कोई व्यक्ति है, आपने देखा होगा कुछ लोग चलते हैं उनको बोलते हैं भाई थोड़ा आराम चलो ना, नहीं लग रहा तुम गधे की तरह हुमच हुमच के चल रहे हो, नहीं होता है, आराम से चलो। व्यक्ति टोकता है नहीं, आप आराम से चलो। या कोई बात, कोई व्यक्ति जब बातचीत करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो बोलते हैं भाई आराम आराम से बोलो ना, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं, बरसात नहीं आ रही, आराम आराम से बोलो। कुछ लोग होते हैं बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं कि आधा बात उनके मुंह में रह जाती, आधी बात बाहर आती। व्यक्ति बोलते ए भाई ना, हम लोग धीरे धीरे बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। और कोई व्यक्ति इतना धीरे धीरे बोलता है ना, करते रहो, सुनाई नहीं पड़ेगा क्या बोला व्यक्ति। ऐसे भी लोग हैं। तो कुछ लोग होते हैं एकदम कॉमन, मतलब प्रॉपर वे में चलता है तो वहाँ दिक्कत नहीं होता है। तो हमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को हम
सर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर ये सभी प्रकार के अगर हमें एनालिसिस करना होता है तो। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात महोदय जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ क्या ऐसा उन्होंने कहा। ये जो है यहाँ पर बैका 2008 उन्होंने कहा इस बात को, इसलिए मैं इस बात यहाँ रेफरेंस देते जा रहा हूँ कि ऐसे अगर आप लोग एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा नंबर आपको मिलेगा। किसी के द्वारा कही हुई बात को आप कोट करते हो वहां पर अपने एग्जाम में, तो एग्जाम में सोचेगा नहीं वास्तव में बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है। ठीक है, इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का एनालिसिस बंद कर दो, में बेटर अंडरस्टैंड वायलेट डिजरेबल बिहेवियर। अगर उस व्यक्ति को डिजर्व करता, उसका हकदार है कि हम ऐसा व्यवहार करे तो ठीक है। अगर उसको डिजर्व नहीं करता है तो हम एनालिसिस उसके परफॉर्मेंस को, उसके जो व्यवहार, उसके स्तर को देखना पड़ेगा किस लेवल का व्यवहार करता है। मैं फॉर एग्जाम्पल तो बताना चाहूंगा, आप मॉर्निंग टाइम या फिर लंच टाइम जब यहाँ जाते हो, फट 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 इस तरह आवाज करते जाते हो, देखियो जब नीचे जाते हो, आप लोग नहीं, छोटे बच्चे पानी पीना तो वो भी बहुत धम धम की आवाज करते हुए जाते हैं। हम क्या उनको बोलते हैं कि आराम से चलो, मतलब आपके परफॉर्मेंस को देख के हम बोलते हैं। कितने लोगों के इसमें से मैंने यहाँ पर जो सीढ़ी है कि डिवाइडर है उस पर सीढ़ी नहीं बैठते पर डिवाइडर चढ़ के बैठती हैं, कुछ महान भावी है, नाम नहीं लूंगा मैं, ऑलरेडी हमारे हैं वो सब, उनका नाम नहीं ले सकता मैं। उनको कितना भी टोको ना, बैठेंगे किसी कोने पर जो बैठते होंगे, तो वो क्या होता, उनके हम इसी व्यवहार को असर देखते हैं, इनका व्यवहार रखता है कि अगर यहाँ कोई नहीं रहेगा, कुछ लोग क्या होते हैं क्लास में, टीचर नहीं है, आगे कुर्सी टांग के लग बैठेंगे। भैया, आदमी कहते हैं आदमी तो साथ में सभी वफादार होते हैं, लेकिन जब साथ ना हो तब वफादारी दिखानी चाहिए। साथ में सभी वफादार होते हैं, जब साथ व्यक्ति ना हो तब वफादारी हो तो अच्छा लगता है। सामने सभी होते हैं, दूर रह के मतलब वफादारी हो तो अच्छा लगता है। मतलब क्लास टीचर नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई कुर्सी पे बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, अब देखता हूँ आप कोई टेबल चढ़ जाता है, वो मेंशन करते हैं कि देखो इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, तभी तो हम उसको समझेंगे ना, इसका व्यवहार क्या है, इसमें इसके में क्या समस्या आ रही है, तभी तो हम एनालिसिस करेंगे ना। भाई आपका जब ने देखा होगा कि जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो कोर कैरिकुलम और कैरिकुलम, मतलब आप जो पूरा सिलेबस का पार्ट पढ़े हो, प्लस विद्यालय परिसर किए गए प्रत्येक कार्य का एनालिसिस किया जाता है। प्रत्येक कार्य का, आपके बातचीत का, आपके बोलचाल का, आपके चलने फिरने का, आपका व्यवहार का, आपका ईच एंड एवरी कंपोनेंट को एनालिसिस किया जाता है। अगर आप पढ़ने में तेज हो और आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप सब आप कहे दृष्टि से देखेंगे। मे भी आप पढ़ने में प्रॉपर वे ज्यादा तेज हो फास्ट हो, मतलब मीडियम में हो, फिर भी आपका व्यवहार जो टॉप का है, ये रेस्पेक्टेबल व्यवहार है, तो टीचर नहीं बोल नहीं ये अच्छा, पूरी क्लास उसको इज्जत करेगा, मैं नहीं, पूरी क्लास उसको माने नहीं है भैया का व्यवहार बहुत अच्छा है। एक वायरस कहाँ गया आपके, नहीं आया है, इसका व्यवहार देख लो। दीपक, हाँ आया था, मतलब ऐसा नहीं है जो मतलब है बहुत स्वीट लड़का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका जो व्यवहार है ना, अपने व्यवहार से मजबूर है, उनको हर जगह बोलने की आदत है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग देखो जैसे हमारे उकाराम है, ये बेचारे साथ मोबाइल चला रहे हैं पीछे बैठकर, ऐसे भी वायरस बैठे हैं। मतलब एक हाथ अगर ऐसे मूवमेंट करे, इसका मतलब क्या, पीछे मोबाइल होगा तभी तो मूवमेंट कर रहा है, नहीं तो भाई हाथ कहीं और का, मतलब अगर जैसे हाथ लगे तो पूरा शोल्डर नहीं हिलता है, दिखता है किसका सर हिल रहा है कितना, पता चलता है। तो ऐसे से भी लोग हैं। ये क्या होता है, परफॉर्मेंस हम देखते हैं किसका व्यक्ति कैसा होता है, उसके व्यवहार पर हम एनालिसिस करते हैं कि वह कैसा व्यवहार कर रहा है। हमेशा कुछ देख कर नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कुछ लोगों में एक एग्जाम्पल बताऊं, सिंपल सा, कि कुछ लोगों को होता है कि उनको बोल के बोलो कि आप बोल के आप याद करके मुझे सुनाओ, वो नहीं सुना पाएंगे, लेकिन उनको बोलो अच्छा चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप उसे खंडों पढ़ाओ इन लोग को, मतलब इतना सुपर पढ़ाएगा लड़का, टीचर भी फेल हुआ है उसके आगे। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, उनको मतलब बाई लैंग्वेज उनको एक्सप्रेस नहीं करना था, लेकिन बाई टीचिंग वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये भी होता है।
तो कहीं ना कहीं हर चीजों में मैट्रिक व्यक्ति का मैनिपुलेट होता है, कुछ पोर्शन हाई लेवल का होता है, कुछ पोर्शन का लो होता है। तो हमें हर चीज देख कर में क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, तब हम डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति डिजायरेबल है कि नहीं, वो हकदार है कि नहीं। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट डिजायर देन डिजायर। समझते हो, कहावत है अंग्रेजी में। फर्स्ट डिजायर देन डिजायर मतलब समझते हो, पहले काबिल बनो तब इस लड़ाओ। इसका मतलब है पहले काबिल, किस चीज के काबिल बनो, तब वो चीज करने के लिए जाओ। अगर आप काबिल नहीं है ना, फेलियर कहलाओगे, फेल होके आ जाओगे। समझ में आई बात है? मतलब पहले तो अपने आप का अपना पुनर्वास तो कर लो, आपका रिहैब तो हो जाए, है कि नहीं भाई? इसलिए जीवन फर्स्ट डिजायर देन डिजायर, पहले किसी काबिल बनो तब उसे चाहो, अदरवाइज नहीं। अगर आपका गोल है रीड क्वालिफाइड करना है, फर्स्ट गोल हमारा है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रीड के लिए हमारा क्या प्राथमिकता है, हमारा डीएड डिप्लोमा फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास होती जाए, देन रीड क्वालिफाइड कर पाओगे। पता रीड क्वालिफाइड कर लियो, यहाँ डिप्लोमा फेल हो गए तो ये हो सकता है भाई। खैर, भगवान दुआ करो आप लोग का ना ऐसा हो, लेकिन हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए पहले पहले किसी काबिल बनो तब उसे चाहो ना भाई। काबिलियत पहले डिप्लोमा लेवल की आपकी है ना, और आप काबिलियत छोड़ को उसके पीछे पड़े हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें इस चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। देन उसके बाद क्या होता है, हम उस व्यवहार को समझते हैं भाई कहाँ से अल्लाह क्या नहीं। एंड जो डिटरमाइन व्हाई एंड हाउ अ बिहेवियर इज क्रिएटेड, क्या होता है, कैसे एंड क्यों। कैसे क्यों मतलब बच्चों में क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं या फिर मे भी एडल्ट तक व्यवहार होता है कि डिटरमाइन मतलब दृढ़ संकल्पी होते हैं ना, हमें जो करना तो करना है, ऐसा होता है ना। हम बतियाएंगे बतियाएंगे चाहे हमको जिसका कसम खिला दो ना, तो ऐसा भी होता है। अगर किसी बंधुवर का आज रिचार्ज खत्म हो जाए और कल 1 जनवरी लगने वाला हो, और आज ही रिचार्ज खत्म हो जाए 31 दिसंबर को, रिचार्ज ना हो, व्यक्ति खाना नहीं खाएगा, रिचार्ज पक्का करवाए, अरे यार आज तो 20 तक, ऐसा है का नहीं होता है भाई, नया साल लगेगा तो ऐसा हो सकता है ना। तो डिटरमाइन से बोलते हैं दृढ़ संकल्प, कैसे क्यों, हाउ एंड व्हाई। कैसे जो क्रिएट करता है कि हमें किस तरह करना है, क्यों करना, किस तरह से एंड क्यों करना है। भैया अब अगर व्यवहार अच्छा नहीं करोगे तो आपका जो क्रिएट होगा नीचे जाएगा ना। शक्ल देख थोड़ी कोई आपकी पूजा करेगा। शंकर जी देखे एकदम कलूटे से हैं, जैसे लगता है रोड के डामर है, देख रहे हो ना, दुनिया माथा टेकती भगवान जी पूजती है। उनके जमाने तो क्रीम पाउडर नहीं तो लगा गोरे हो जाए। ब्रह्मा जी बड़े हैंडसम थे, उनका पत्ता कट गया, है कि नहीं भाई? कोई उनका नाम सुना कभी कहीं मंदिर है? अरे तो यदा कदा लोग पहुंच जाते हैं, गलती से बन गए हैं वहां पर। ब्रह्मा जी, हाँ वही, वही ना। गुड़ होना चाहिए, गुड़ व्यक्ति के पास होना चाहिए, गुड़ होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। अगर आज हमारे इष्ट देव मतलब महाकाल की दुनिया जानती है, वो उनके लक्षणों जानती है, उनको पता है कि व्यक्ति हमको ही मारने के लिए वरदान मांगेगा, बोलेगा सुभाष, ऐसे भोले बाबा हैं, पूरे भोले हैं। मतलब मेरा कहना मतलब जो व्यवहार व्यक्ति का होता है उसको ये होना चाहिए भाई, हमारा फ्लेक्सिबल हो। हम क्यों जवाब दे रहे हैं, क्यों का, इसलिए हम दें ताकि हमारे व्यवहार से किसी व्यक्ति को हर्ट ना हो, किसी भी तकलीफ ना हो। दुनिया का सबसे नेक काम है लल्ला, याद रखना। आप अपने द्वारा, कि कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, जीव हो जन, किसी का सुख मत दो, बस जीवन में अपने साथ खुश रहोगे। अगर आपने किसी के साथ चीट किया, धोखा दिया, किसी के साथ आपने किसी को हर्ट किया ना, याद रखो भाई, आप लोग अपने खाते में ना अपने बुरे दिनों को कलेक्ट कर रहे हैं। घूम फिर के सूद ब्याह सहित आप ऊपर किसी दिन गिरेगा, वो पक्का गिरेगा, तय है। आज आपको अच्छा लग रहा है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसका तो सूद ब्याह सहित बन रहा है, चिंता मत करो। क्योंकि आसियाने बनने में वक्त लगता है, खंडन होने में वक्त नहीं लगता लल्ला। आपका जो कर्म कर्म ही प्रधान होता है भाई ना। दिल की बात मैं नहीं बोला हूँ, कोई भी काम ऐसा ना करो इससे इंसान में तुमको इसकी तकलीफ है। आप जीते तो नमूने देख लो, बहुत सारे उदाहरण फैले हुए हैं। अगर आप किसी का हर्ट करोगे, पक्का याद रखो इस चीज का, आप इसका सूद सहित आपको चुकाना पड़ेगा। आपको याद आए नहीं आए, लेकिन आप उसी के दंड भुगतोगे, फैक्ट है। तो हमें इसी तरह से व्यवहार करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को तकलीफ ना हो, दुख ना पहुंचे, हर्ट ना हो। और हमें
ऐसी वाणी भी निकालनी चाहिए कि अपनी भाषा से तकलीफ मत दुखा मत करे, किसी को तकलीफ ना हो। ये होता है क्यों, कैसे। हमें इस तरह से करना, अपने व्यवहार को इस तरह से करना है जिससे कि हमारे व्यवहार से व्यक्ति को सीख मिले। व्यक्ति बोले नहीं नहीं, बॉय क्या है, लड़का क्या है, बहुत मोरल व्यक्ति, तो बोलते आदत से मान। आज बताओ, आप लोग शायद में बड़े बड़े हो गए होंगे, आज आप सो उठते हो तो अपने पेरेंट्स का हाथ पैर नहीं छूते हो। आप तो अच्छा तो थर्ड क्लास का, दो सेकंड फर्स्ट में लड़का लड़की होते हैं, स्कूल जाते हैं, मम्मी पापा हमारे दादा दादी कहाँ है, सबका पैर छूते हैं। सोच लो, नहीं छूते हैं छोटे बच्चे। लेकिन आप इतने बड़े हो गए हो कि अपने मम्मी पापा पैर छूने में आपको कतराते हो। अच्छी बात है। मैंने बोला ना, आप अपने पेरेंट्स से इतनी इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतनी सेवा करो, इतनी इज्जत करो ना, बाकी सब भगवान जी आपकी गुलामी करेंगे पक्का। पक्का बता रहा हूँ आपको, फिक्स है। भगवान भी आप गुलामी टेकेंगे, माथा टेकेंगे। राम भगवान से राम थोड़ी बने हैं। वो अपने समय में उन्होंने अपने पिताजी के एक शब्दों को पालन किया, इसलिए वो राम से राम भगवान बन गए। सोच लो। तो हमें इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ न हो। ठीक है? नहीं देना चाहिए भाई। यहाँ लिखा है FBA। अब इसका टूटा फूटा कंसेप्ट मत बनाना, ठीक है। ए है फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। जो हमारा व्यवहार है उसका हमें असेसमेंट करना है। असेसमेंट करने के लिए उसमें चैलेंजेस आती होंगी ना, हम किसका असेसमेंट करेंगे? जो व्यक्ति में खामियां होगी उसी की ना। जो व्यक्ति में कमियां होगा उसी करेंगे ना। अच्छाइयां करेंगे। आपने सुना होगा क्रिटिकल अप्रिसिएशन, जो मिलता है उनकी काउंटिंग होती है, जो मिल जाता है गुड। ओके नहीं, नहीं, चैलेंजेस हमारे पास जो आएंगे उन व्यवहार से आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे? आइडेंटिफाई, पहचान करेंगे, आवाज नहीं, आइडेंटिफाई पहचान करेंगे। देन हम उसको क्या करेंगे? कल्पना करेंगे कि जो हमने आइडेंटिफाई किया है ट्रू है या फॉल्स है, सत्य है कि असत्य है। एंड गाइड द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रीटमेंट। उसके बाद हम उसके लिए एक अच्छा सा ट्रीटमेंट सेट करेंगे जिसके माध्यम से हम उसका असेसमेंट कर सकें। और खासकर उन बच्चों जैसे ASD बच्चा है, इनमें ज्यादा समस्या पाई जाती है व्यवहार वाला। ASD बच्चे ले लो, CP बच्चे ले लो, इस पर अलग अलग डिसबिलिटी सेक्टर अलग अलग बच्चे हैं। मैं किसी एक दो बच्चे को काम नाम लेके यहाँ गिना दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेंटल मेंटल इलनेस बच्चे हैं। मेंटल इलनेस बच्चों का जो व्यवहार होता है वो ज्यादा मतलब समस्या उनमें होती है क्रियात्मक व्यवहार में। या फिर ASD बच्चे हो गए, दो डिसबिलिटी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा मतलब व्यवहार समस्या पाया जाता है। और इनका असेसमेंट करना चाहिए कौन सा व्यवहार कितना है अच्छा। उनके लिए इसीलिए यहाँ पर ASD लिख दिया गया है। एंड डिस्प्ले बिहेवियर इशूज, मुद्दे कौन कौन से एरिया में उनको समस्या हो रही है। जैसे मान लो कि एक छोटे बच्चे को हम बोलते हैं डेली रूटीन मेथड जो होता है कि हमको सुबह उठना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना है, नहाना है, कपड़े धुलना है। कॉलेज टाइम के जो आप प्रिपेयर करते हो पूरा होम, अपने होम पर जो कार्य करते हो, तो क्या होता है आपका प्रतिदिन का कार्य है सुबह को उठना 9 बजे तक का प्रॉपर, सभी का दैनिक जीवन सबका एक ही है, सभी का। शाम का भी वही सबका सेम है। पढ़ाई करना है, खाना बनाना है, खाना है, बर्तन साफ। ऐसा कोई स्पेशल है काम क्या रात? हाँ कुछ लोगों को होगा 10 बजे बाद छत कर जाओ, ओडा का नेटवर्क पकड़ाओ, यूनिनार से जोड़ो। क्यों भाई, ऐसा है क्या? है, पकड़ लेता नेटवर्क बराबर। गुड, लगे रहो, पीछे मत हटना। और ना नेटवर्क पकड़े तो कंपनी को कॉल करना कि हम यहाँ रहते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क यहाँ वो करो। हॉटस्पॉट दे देते हो, बहुत शुभ चिंतक है तुम्हारा, उसका थोड़ा कृपा उस पर भी दर्शा दो। 12 से सुबह 6 बजे तक ना। बहुत अच्छा नेक काम, ये बहुत नेक काम, अच्छा है, बहुत अच्छा नेक काम है। चलो। एंड एग्रेशन ऑफ आउटबर्स्ट टू समटाइम्स, उनके व्यवहार से किसी पर कोई मतलब जैसे ASD बच्चा है
उनमें जो मुद्दे होते हैं और जो उनके प्रॉब्लम होते हैं, एग्रेसिव मतलब जो होता है ज्वलन व्यवहार हो जाता है, एग्रेसिव माइंड हो जाते हैं, मतलब बात बात पर गुस्सा हो जाना नहीं होता है कुछ लोगों का। जैसे इस क्लास में कोई है बात बात पर गुस्सा होने वाला? हम्म। ए ए विद इन 2 मिनट्स में गर्मा जाता है। सुनो पहले बात, ये ऑब्जर्व मैंने किया है। तुम 2 मिनट भूल जाते हम बोल क्या रहे हैं। क्यों? तुम आइडेंटिफाई स्वयं कर लेते हो आई एम नॉट राइट और रॉन्ग। तुम्हें कैसे लगता है ये गलत? देखो, क्या नाम है इसका? संदीप है बेटा? दीपेंद्र। दीपेंद्र, आप स्वयं सेल्फ असेसमेंट मत करो कि मैं रॉन्ग हूँ राइट हूँ। जब आपका डिसीजन किसी दूसरे के हाथों में हो तब तो भूल के नहीं करना चाहिए लल्ला। नहीं, मतलब मैं सबके लिए मैं बता रहा हूँ, आप सेल्फ असेसमेंट तब नहीं करना जब आपका डिसीजन किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में हो। नहीं ऐसा क्यों कि जानते हो, आपके एक एक चीज को वो असेसमेंट करता रहता है। अब मेरी नजर में आप गलत हो, आप बोलना मैं गलत नहीं हूँ। नहीं भाई, एक बार तुम कैसे अपने सब कुछ अपने मन सोच लोगे? नहीं, मैंने क्या बोला, आप सेल्फ असेसमेंट नहीं करना चाहिए जब आप फैसला दूसरे के हाथों में। व्यक्ति थर्ड पार्टी में डिसाइड करेगा मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, क्योंकि पता ऐसा नेचर रखने से पता है आपका बनते हुए सारे काम कभी कभी बिगड़ जाएंगे इस नेचर के जरिए। बस यही लगने वाला बात मत, ये मत बोलो मुझे लगता है। गलत ये नहीं, आप जाने मैं आई एम राइट और रॉन्ग आपको पता है ना, तो चिल्ला कर जरूरत है क्या? आप उसी बात को पोलाइटली बोलो ना, विनम्रता से पेश आओ उसी बात को लेकर ना। आप चिल्ला के बोलोगे क्या? झूठ को सच सच झूठ कर दोगे, चिल्ला के नहीं कर पाओगे ना। आप उसी बात को कोई नहीं, मैंने से कई बार बात किया है, मतलब सर सर ऐसा दिखाता है, मैं समझ गया भाई इसका भी स्क्रू ढीले हो गया। आप अपनी बात को ना, अपनी बात को हम्बलाइजेशन रूप में रखो, विनम्रता पूर्वक रखो लल्ला। ये एक नेचर होना चाहिए व्यक्ति में, क्योंकि आप मेच्योर हो गए हो। अब आपकी मतलब एज ऊपर जा रही है, तो आप बात बात बच्चों वाली हरकत चिड़ोगे तो आप कैसे हर चीज डील कर पाओगे? तो अभी लद्दाख पहुंच जाएगा ही। ठीक है, ठीक है। एंड और साथ जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनके लिए बंद कर लो। जो उनके फैमिलियर फैमिली मतलब जो होते हैं सगे संबंधी लोग होते हैं, जो जैसे आप लोग फैमिलियर हो, ठीक है, उन सब पर इस चीज देखना ध्यान रखना पड़ता है। उनके साथ उनके पेरेंट्स को शामिल किया जाता है, क्योंकि वही बता सकते हैं कि इनमें कितनी समस्या है कि नहीं है, किस तरह से है कि नहीं? क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं बता, पेरेंट्स का ज्यादा टाइम होता है हमारे पास, मान लो व्यक्ति या बच्चे या टीचर के पास, या बच्चे मुझसे 1 और 2 आवर्स के लिए आते हैं, मोर देन 6 आवर्स के लिए आते हैं, बट फुल टाइम अपने पेरेंट्स अपने घर में रहते हैं, तो उनके वो जो फैमिलियर लोग होते हैं उनकी हर क्रिटिकल कंडीशन, उनकी जो प्रॉब्लम उसको ज्यादा पता हो। थोड़ा ज्यादा। यहाँ देखो भैया, नोट करते जाओ आप लोग, नहीं तो अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं पास कर पाओगे लल्ला। यहाँ लिखा है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। कुछ मोस्ट कॉमन व्यवहार हैं जो कि समस्याएं होती है। पहला हमारा क्या? एक्सेस टू सोशल अटेंशन। क्या है? एक्सेस टू सोशल अटेंशन मीन कि जो हमारा सोशल बैकग्राउंड है, जैसे सगे संबंधी, मित्रगण, दोस्त, दोस्ताना, थोड़ा पास पड़ोस पड़ोसी कम्युनिटी, जो हमारा मेल मिलाप होता है, वो हमारा अटेंशन क्या होता है, पहुंच होनी चाहिए, लेकिन वो लोग कुछ लोगों में नहीं होती है। मैं यहाँ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मोबाइल बंद रखो। आप गाँव में देख रहे हो कुछ लोग ऐसे लड़के होते हैं ना, वो सुबह मतलब घर काम हो तो बाहर जाते, घर पे दिन रात बैठे रहते, दिन रात घर पे बैठे रहेंगे। ऐसे भी लड़के लड़कियां होते हैं, मतलब सपोज इस प्रकार देखा सीपी अपने आप में खोए रहते, एसडी हैं वो अपने आप में, हम खोए खोए से रहते हैं। वो तो खैर आर्टिजम में तब करते हैं, वो तो बने आर्टिजम है। मतलब ऐसे कुछ कुछ घर में होते हैं लड़के लड़कियां कि काम होगा देन आउट ऑफ डोर होते नहीं तो
वो घर में रहते हैं। तो वहां पर बात है, उनकी एक्सेस क्या होती है, वीक होती है। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं, पहुंचते बैग फेंकेंगे, चार मोहल्ले खबर लेके आएंगे उसके यहाँ क्या बनाते हो, क्या बनाते हो, क्या बनाते हो। ऐसे बच्चे होते हैं नहीं, तुरंत चाची आप क्या बना रही हो, आप क्या बना रहे हो, इस तरह से। उनका क्या है, एक्सेस टू सोशल अटेंशन, जो उनके पास आस पास कमती पड़ोसी हैं, उनका पूरा पूरा कवर है। कुछ लोग होते हैं, बैग आगे रखो, चुपचाप हाथ मत लो, थोड़ा चलो पढ़ो, तो डब्बा आ जाता है वो बच्चा। क्योंकि भाई थोड़ा आगे पीछे गया, ये सब क्या सोशल अटेंशन होता है। अब वो जिस तरह बढ़ता जाएगा, अब क्लास में कुछ ऐसे ऐसे महान भावी होंगे एकदम, उनसे किसी कोई मतलब नहीं, क्लास में प्रैक्टिकल जमा करना है, क्लास में थियरी क्लास चलेगी, कब क्लास है कब, जब लोग उठेंगे बैग उठाएंगे कंधा मारेंगे चलो, उसके में हम पहुंचेंगे, बोले सर मैं गो आउट सर, जाओ। ये है नेचर, यही करते हो ना। अरे गधो, जब तुम लोग पास इतना फुर्सत नहीं रूम पे करने, कहाँ क्यों चले आते हो, मतलब पहुंचते ही आधे लोग खाना खा के भी लंच करके आए हैं ना, यहाँ सीधे ऊपर इधर उधर चले गए, मतलब हद ही होती है। एक एक्सेस टू सोशल इंटरेक्शन थोड़ी है, कम ही है। तो हमारे पास सोशल अटेंशन होना चाहिए, हमारे मित्रगण, हमारे सगे संबंधी, हमारे सब लोग, सभी लोग होने चाहिए। एंड एक्सेस एक्टिविटी, हमारे पास बहुत ज्यादा क्रियाकलाप होना चाहिए, जैसे बातचीत करना, खेल कूद करना, होमवर्क करना, टीवी देखना, डांस करना, एक्सेट्रा, बहुत कुछ हो सकता है। शेर शायरी लिखना, शायरी सुनना, रील बनाना, एक्सेट्रा, बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है। नहीं, एंड escape avoidance of unpleasant टास्क, हमें खासकर जो चीजें हमें तकलीफ दे उससे क्या हो, बचना चाहिए। जो चीजें हमें तकलीफ दे उससे हमें क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। स्केप, बचना। अनप्लीजेंट, जो हमें आनंद चीज, मतलब जिससे हमें हर्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, उससे हमें क्या होना, बचना चाहिए। जैसे हमको पता है कि काम करेंगे तो हम डांट सुने, तो वो काम क्यों करें, है कि नहीं, वो काम क्यों करें भाई, इससे हमको डांट सुनना पड़ेगा, वो क्यों करें। हमारा मेन टारगेट क्या है, यहाँ के डिप्लोमा अच्छे नंबर से पास हो जाना है। पता लगा तो यहाँ आके कुछ लोग परिवार बनाने में लगे हुए हैं, ये भी है, अभियान चलाने लगते हैं। हाँ भाई, कुछ लोगों का मिशन चल रहा होगा, डिग्री सामने कुछ और लेके जाएंगे हाथ साथ, मतलब है। तो अब अपना पर खबर देख लो कहाँ तक मिशन पहुंचा है। तो हमें ऐसे टास्क से बचना चाहिए, ऐसे हमें अनप्लेजेंट स्टिमुलस से बचना चाहिए जो हमें तकलीफ दे। अगर आपको पता है कि हम ज्यादा खाना खाएंगे हमको परेशानी होगी, फिर भी लगता है कहीं दावत में गए हो तो खींच यहाँ तक गर्दन तक खींच लिए हो, तकलीफ तो देगा ही देगा ना, है कि नहीं भाई। सेंसरी स्टिमुलेशन, सेंसरी जो में संवेदी चीजें हो, ये हमेशा क्या हो, सही डायरेक्शन रखो। अब ऐसे नहीं पता दुकान चले जाओ, ऐसे नहीं करना आप लोग को, नहीं बाहर नहीं जाना है भाई। हमारे सेंसर में जो हमें संवेदी यह तंत्र है हमारे पास, आँख कान नाक त्वचा है, ये सब ऐसी चीज है ना जिसके जरिए हम ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं भाई। व्यक्ति इन्हीं इन्हीं जो हमारी फाइव सेंसरी है ना, इसी के सुख चैन के लिए पूरी जिंदगी कार्य करता है। ऐसा घर बनाओ जो देखने में अच्छा लगे, ऐसा सेट करो जो देखने में अच्छी लगे ना भाई। अच्छा, कहीं जाओ जहाँ घूमने हो, अब हंस क्यों रहा है, क्यों भाई सुमेरदार, वाह, अभी सबको हंसी आई। तू बोला कर बीच बीच में, तू एकदम साइलेंट हो जाता है, मतलब जैसे हम शब्द कहते कहते ना तुरंत खो जाता है उस दुनिया में, वाह कैसा रहा होगा नजारा हो, तो यही रहा कर, यही रूम में रहा कर, तू बाहर भाग जाता है। हाँ, कल्पना, कल्पना, बता दो, काल्पनिक विचार रख लेता है दिमाग में हमने। भैया ख्वाब मत जियो, रियल में जियो, रियल में मत जिया करो, ठीक है। तुझे क्यों तकलीफ हो रही है। तो हमें इस तरह से कॉमन कुछ हमारे बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं जिसको हमें असेसमेंट करना चाहिए, असेस करना चाहिए। देन आपका आता है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, एक आपका
एक दो दो है बस। देखो भाई, यहाँ पे देखो, एक हमने एज लाइक का ब्रह्मांड यूनिवर्स मैप है, यहाँ पे देख लो। एक गोला सा है, देखो भाई यहाँ देखो, एक गोला सा है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, एबीएस थेरेपी में क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। यहाँ ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन, लाइफ स्पोर्ट, एक्सरसाइज, आपका अलग अलग चीजें इसमें से करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट के लिए वर्क टू आइडेंटिफाई द सब चैलेंजेस बिहेवियर इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, जो मैंने पिछले बात बोला। जो जो चैलेंजेस होती है एसडी बच्चे में, यहाँ मैं दो डिसेबिलिटी और नाम लिया था। एक आपका ऑटिज्म, ये तो यही है। एंड आपका मेंटल इलनेस मैंने बात कहा, एक डिसेबिलिटी को एससीपी वगैरह और डिसेबिलिटी हम शामिल कर सकते हैं, जिसमें व्यवहारात्मक समस्याएं पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ही लिखा है और यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। देन the ultimate goal is to identify the reason for a behavior and then find a solution। उसके अल्टीमेट हमें गोल बनाना चाहिए, छोटा सा, बड़े गोल नहीं बनाना चाहिए कि बस एक दिन हम चार तारे तोड़ लाएंगे। कौन सा गाना है, आप बैठ मेरे पास में तो चार तारों में ले जाऊंगा, ऐसा गाना है ना। अरे गधे, हाँ, अरे कोनो ऐसे गाना है, ऐसे कोई गाना है, तुम लोग गा लेना, याद कर लेना। अब बताओ, चार तारा तो बहुत दूर है, एरोप्लेन में तो घुमा ही नहीं सकते हो, और चार तारों के पार ले जाएंगे, अरे पूरा, पूरा पूरा झूठ ही बात है। उस पर लोग लट्टू हो जाते हैं, वाह यार कितना हमारी प्रशंसा कर रहा है। तो ऐसे लोग ऐसे बेवकूफ दुनिया में पड़े हैं। पर रियलिटी बताऊं, जो सुकून जो एंजॉय ना, मतलब साइकिल हो, ड्राइवर अच्छा हो, सवारी अच्छी, सब देखो, सबसे आपका एरोप्लेन भी कैंसिल, फोर व्हीलर गाड़ी भी कैंसिल, ड्राइवर एंड सवारी दोनों, मतलब दोनों में अच्छा पैचअप हो तो अच्छा है। अब पता लगा तुम एरोप्लेन में जाओ, क्या मतलब भाई। सुकून न छोटी छोटी चीजों में मिलता है लल्ला, बड़ी चीजों में नहीं मिलता। आप कभी भी देख करके देखो, सही बता रहा हूँ, छोटे छोटे मोमेंट में याद आते हैं व्यक्ति, बड़े मोमेंट थोड़े किसी के याद आते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है विच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, विच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दैट पर्सन, उस बच्चे को किस तरह की समस्या है, कौन सी रीजन है। देन उसका हमें क्या करना चाहिए, फाइंड अ सोल्यूशन, हमें देखना चाहिए कैसे इसको सोल्यूशन कर पाएंगे। जैसे आप लोग कोई समस्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग फाइन जब भरना होता है, तो दो दो तीन तीन बार पंचायत करते हो आपस में, ए भाई ऐसा कहा किया जाए फाइन कम हो जाए, ऐसा कहा किया जाए फाइन माफ हुआ जाए। मतलब अलग अलग स्ट्रेटजी बनती है, अलग अलग रणनीति होती है, नहीं बनाते हो आप लोग, बनाते हो ना। मतलब वो सोल्यूशन निकालते हो, उसके बाद से रुको, इसमें तो टीचर को शामिल कर लेते हैं, दया मैम आओ ना क्या करना है। उसके बाद चलो थोड़ा अजीत सर को मिला लेते हैं, फिर सर के पास चलते हैं, सर ऐसा हमने विचार प्रस्ताव रखा है, मतलब सोल्यूशन ढूंढते हो ना, विचार बनाते हो ना, उसी तरह से आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। एंड आपका है फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, यूज थ्री मेन मेथड, इनडायरेक्ट, ऑब्जर्वेशनल, इसको डायरेक्ट बोलते हैं, एंड फंक्शनल एनालिसिस। ये तीन चीजों के, इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष होता है हम सामने फेस टू फेस जब कोई बात बोलते हैं। एंड अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट जो बात होती है, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने किसी भाई से बोला, भाई पता है वो वाला जो भाई है ना, यार अजीब व्यवहार करता है, बात बात में हमेशा हंसता रहता है। अब मैं वहां पे नहीं हूँ, ध्यान रखना, अब मैं वहां पे नहीं हूँ। अब उन दोनों जब भाई बात होगी तो बोलेगा, पता है भाई, इसे वो यार मिले थे, इसे बता रहे तुम ऐसा करते हो, यार सच में ऐसा करते हो क्या। नहीं तो ऐसा तो मैं नहीं करता हूँ, पर सर को ऐसा लगा होगा या फिर उसको ऐसा लगा होगा, ठीक है, अच्छा मैं ध्यान रखूंगा अपनी बातों पर। मतलब इनडायरेक्ट मेरी बात का भी असेसमेंट उसको किया, जो उसमें रहा, उसके व्यवहार पर लाने का, इनडायरेक्ट भी गया, मैं इसको बोला नहीं, लेकिन वाया वाया करके उस व्यक्ति को प्रभाव पड़ा। एंड ऑब्जर्वेशनल, कि किसी व्यक्ति को ऑब्जर्व सीधे बोले, जैसे मैंने भाई को बोला सीधे, डायरेक्ट भी बोला, आपको नहीं बात कैसे नहीं, आप इस तरह से हैंडल करो चीजों। अब छोटे बच्चे थोड़ी फर्स्ट के एल के जी यूकेजी नहीं रह गए हो, दिन में चार बार तुम पहुंचते रहोगे वहीं। तो आप इस तरीके से हम इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। देन फंक्शनल एनालिसिस, जो हमारा एक्टिविटी बेस होता है, या जो हमारे क्रियाकलाप वाया हमारे पास जो हमारे व्यवहार होता है,
आप उसके माध्यम से भी आपको क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है जो इसके अंदर इतनी सारी थ्योरी यहाँ पर है। अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आप अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी सेक्टर में, अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी सेक्टर के अकॉर्डिंग लेना है हमें। अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा तो हमें किस तरह से थेरेपी देना चाहिए, एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है तो हमें किस तरह से देना चाहिए। अगर यहाँ मान लो सपोज एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एचआई है अलग, यहाँ पर अगर हार्ड ऑफ हियरिंग है, सॉरी एच होगा, ठीक है। अगर वहाँ पर आपका बच्चा एमआर है अलग, एएसडी है तो अलग, अलग अलग प्रकार से व्यवहार थेरेपी देख, एक हाँ एमआर है, हाँ एमआर, या फिर एमआई कह सकते, मेंटल इलनेस कह सकते, इस तरह से जो होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के अप्लाइड थेरेपी हम करें जिससे उनका व्यवहार हो सके। थ्री जनरल फंक्शनल असेसमेंट मेथड आर कैटेगरी में रखा गया है, जो मैंने आपको पहले बताया, पीछे पढ़ो ना पीछे वाला वही है इसमें। इसमें एक चीज हमारा छूट रहा था, जो मैंने एक मिनट, ये आपका था फंक्शनल एनालिसिस ना, यहाँ था एक, ये है ना भाई, तो वो चीज आप यहाँ देख सकते हो है। अब इसमें देखो दो तीन चीजें हैं, अटेंशन, डिमांड, टेंगेबल एंड एलो। अगर बच्चे का ध्यान रखो, बच्चा किस तरह मूवमेंट करता है, किस तरह व्यवहार करता है, जैसे जैसे में वर्बल या फिजिकल, जो बोलचाल भाषा में या फिर बातचीत के माध्यम से अपने क्रियाकलाप के माध्यम से जो करता है ना, सिर्फ अटेंशन रखना है। एंड सेकंड क्या हमारा, डिमांड। डिमांड में कि उसके व्यवहार, जैसे मान लो बच्चा आप टीचिंग कोर्स कर रहे हो, तो हम आई होप हम सोचते हैं बच्चे में इस तरह से व्यवहार डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर बच्चे अपोजिट होगा तो हमारा डिमांड नहीं भाई, आप ऐसे ऐसे रहो। आप कोई मिस वर्ड या मिस बिहार कर, तो टोक देते हैं आप, सीधे, या आप कभी बैठते भी हो तो सीधा बोलते हैं पैर, मतलब क्या हम डिमांड रखते हैं आप इस तरह से व्यवहार करो जो आपके आने वाले कल में सही रहेगा। भाई देखो टांग उठा सर पे रख के बैठा, मुझे पता, इसलिए मैं तुम्हें सटीक एग्जांपल दिया, ठीक है। एंड टेंगेबल में क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति अलग अलग प्रकार से एक्टिविटी करता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से, अब जैसे मान लो कि हम इस व्यक्ति से मिले वहां बात की, अलग अलग लोगों अलग अलग प्रकार अलग अलग तरीके से जो व्यवहार करते हैं, उस तरीके से उसको ध्यान रखकर तब हम देखते हैं भाई इसमें क्या क्या व्यवहार आ रहा है। हो सकता है कि बच्चा क्लास में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन घर जाने पर अच्छा व्यवहार हो सकता है। कुछ कुछ लोग हैं कि घर पे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, यहाँ अच्छा व्यवहार करते हैं। हमारी चाय खत्म होगी यार, पी लेता हूँ, दोनों चक्कर में चाय भी चलेगी। एंड एलोन, एक चीज याद रखो, व्यक्ति अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में पता कब होता है, जब व्यक्ति अकेला होता है, उस समय ओरिजिनल कैरेक्टर में होता है। सोच लो, ऐसा है सुमेर, पक्का? किसने बोला? ऐसा है क्या भाई? हमें लग रहा है तुम्हारे पास पूरी पार्टी हो गई है। अच्छा, हमको कंफ्यूज आ रहा है। हाँ, अरे हमको गुमराह करा, देखो हमको घुमा रहा है। तो हमें उस समय हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए वो किस तरह से व्यवहार करते हैं। ओके, बस आज यहीं तक। अब यहाँ से है द 5 स्टेप मॉडल ऑफ फंक्शनल बिहेवियरल एनालिसिस, एफबीए, ठीक है। इसके बाद आपका 5.3 खत्म हो जाएगा। इसके बाद शायद ही यहाँ यही लास्ट है, ये लास्ट है। तो इसको कवर ही कर लेते हैं, ठीक है, बस विद इन 2 मिनट। लास्ट फंक्शनल, चलो सर ठीक, ओके, कल। आज यहीं तक, कल ये लास्ट स्लाइड रहेगा और 5.4 रहेगा, ठीक है। आज यहाँ तक।